नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना है जनपद अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश का जनपद अलीगढ़ बहुत पुराना एस्टेब्लिश्ड जिला है। वहां पर एक थाना है क्वारसी। क्वारसी के सरोज नगर मोहल्ले में 19 फरवरी 2021 को शाम को करीब 8 बजे किसी ने कंट्रोल रूम को फोन किया कि यहां पर कुलदीप वर्मा के घर में उनकी पत्नी कंचन वर्मा की लाश बाथरूम में पड़ी हुई है और घर के सारी अलमारियों के ताले टूटे हुए हैं, पूरा सामान अस्त व्यस्त है। प्राइमा फेसी डे रॉबरी का मामला, ब्रॉड डे रॉबरी जिसे कहते हैं, दिन में हुई लूट का मामला पुलिस को समझ में आया। एसपी सिटी भी पहुंचे, सीओ भी पहुंचे, बाकी सारी फोर्स पहुंची, डॉग स्क्वाड आया, फॉरेंसिक की टीम आई, क्राइम ब्रांच के लोग आए। गंभीर प्रकरण था। कंचन, जिनकी उम्र लगभग 60-62 वर्ष थी, उनको घसीटकर बाथरूम में बंद किया गया था। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा था गला दबाकर हत्या की गई है। घटना के वक्त वही अकेली घर में थी। कुलदीप वर्मा का व्यवसाय सोने चांदी के आभूषणों का था। उनका एक लड़का योगेश पिता से अनबन के कारण कहीं दूसरी जगह रहता था। शाम के वक्त कुलदीप वर्मा की बहन उनसे मिलने आई। बाहर का दरवाजा भिड़ा हुआ था, भीतर गई, सामान सब बिखरा हुआ था। उनको ऐसा लगा कि शायद उनकी भाभी कहीं गई हों और बीच में चोरों ने घर में ये करामात कर दी हो। उन्होंने अपनी भाभी कंचन को भी फोन मिलाया, लेकिन फोन उठा नहीं। भीतर जब सब जगह उन्होंने ढूंढा तो भाभी की लाश बाथरूम में पड़ी मिली। भाई कुलदीप वर्मा को सूचना दी, बाकी सब लोगों को सूचना दी, लोग आए, पुलिस आई और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। घर के सभी लोगों के फोन नंबर क्राइम ब्रांच ने ले लिए ताकि उनके सीडीआर निकालकर उससे अंदाजा लगाया जा सके कि किस तरह से और क्यों ये वारदात हुई है। बहरहाल सीडीआर से कुछ भी नहीं पता लगा। व्यापारियों का जमावड़ा हो गया, घर परिवार के सारे लोग आ गए। लाश पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। पोस्टमार्टम अगले दिन में 1 बजे हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। गला दबाने से मृत्यु होना ये कारण पोस्टमार्टम में लिखा गया। पुलिस ने मोहल्ले के आने और जाने के सभी रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी लगे हुए थे, इन सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा की। घटना के थोड़ी देर पहले, करीब आधे घंटे पहले, उन्होंने ये देखा कि मृतका का पुत्र योगेश, साथ में उसके लड़की, योगेश का एक दोस्त अनुज और उसके साथ में एक लड़की, ये 4 लोग वहां से आते हुए, घर की तरफ आते हुए एक सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़े। कोई नई बात नहीं थी, बेटा है, घर आया होगा, इतना ध्यान लोगों का नहीं गया। लेकिन करीब 45 मिनट बाद यही चारों बहुत जल्दी जल्दी जाते हुए भी दिखाई पड़े। आते समय इनके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन जाते समय कुछ पॉलीथीन के बैग और एक छोटा बैग
इन चारों में से सबके हाथ में कुछ न कुछ था और ये बहुत तेजी से, तेज कदमों से बाहर की तरफ जा रहे थे। पुलिस को शक हुआ कि खाली हाथ गए और तमाम हाथ में छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉलीथीन के और वैसे बैग हाथ में लिए हुए लौट रहे हैं। पुलिस चूंकि उसमें सिर्फ योगेश को पहचान पाई मोहल्ले वालों और घर वालों की शिनाख्त पर। उसके साथ वो लड़की, एक लड़का जिसका बाद में अनुज पता लगा, और तीसरी लड़की, ये कौन थी ये पुलिस को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। बहरहाल योगेश को थाने पर बुलाया गया। योगेश थाने पर आया, भों भों करके रो रहा था, चिल्ला रहा था, छाती पीट रहा था कि छोड़ूंगा नहीं, जीने नहीं दूंगा, रहने नहीं दूंगा जिसने मेरी मां के साथ ऐसा किया है। इतना सेंटिमेंटल देखकर पुलिस भी थोड़ा सेंटिमेंटल हो गई। पुलिस ने उससे बहुत प्यार से पानी पिलाकर और शांत करके थोड़ा समय, टाइम गेन किया। आधे घंटे तक उसकी मातम पुरसी करके उसके बाद फिर पुलिस अपने काम पर लग गई। नाम, पिता का नाम रंजिश, कोई झगड़ा, जमीन का कोई झगड़ा, कोई मुकदमा। आदमी, पुलिस जब तलाशती है तो वही जरजोरू जमीन के चक्कर में तमाम चीजें तलाशा करती है। खैर, फर्स्ट राउंड में उससे बहुत लंबी बातचीत हुई, ज्यादातर फैक्ट्स पर बातचीत की गई। शादी, उसने कहा नहीं साहब शादी नहीं हुई है, शादी करने वाला हूं। जो लोग उसमें दिखाई पड़ रहे थे उनकी जब पहचान कराई जाने लगी तो वो थोड़ा सा अचकचाने लगा। पुलिस को इसी की जरूरत थी। बार बार पूछने पर उसने लड़के का नाम अनुज बताया। ये पूछने पर कि साथ में लड़की कौन है, उसने बताया सोनम है, और वैसे मैंने इससे शादी करने के लिए मैरिज मजिस्ट्रेट के यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अनुज के साथ वाली लड़की के बारे में उसने बताया कि ये उसकी प्रेमिका है, रीनी इसका नाम है। फिर पूछा गया तुम लोग घर क्यों गए? उसने कहा मां से मिलने गए थे, हमको शादी करनी थी सोनम से, उसी के बारे में जो क्या मॉडलिटीज होंगी, क्या होगा, ये पूछने की गरज से गया था। थोड़ी देर तक पुलिस तो उनसे श्रीमान जी कह के ही पूछताछ करती रही, लेकिन 3-4 चीजें जब इकट्ठा हो गई, बार बार रिपीटिशन में सवाल कंट्राडिक्ट होने लगे, जवाब कंट्राडिक्ट होने लगे सवालों के। फिर पुलिस का धैर्य टूट गया। फिर पुलिस कहती है अच्छा तुम अभी ये बता रहे थे, अभी ये बता रहे हो। फिर एक एक श्रेणी से शुरू हुई और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद योगेश टूट गया। योगेश ने बताया कि हां, मैंने ही अपनी मां की हत्या की है। कारण पूछा गया तो उसने कहा कि पैसे के चक्कर में मेरे पिता और मां से थोड़ी अनबन थी। जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, शुरू में तो जो पैसा मैंने मांगा मुझे मिल गया, उसके बाद पैसा देने में मेरी मां और मेरे पिता दोनों आनाकानी करने लगे, कहा सुनी हुई। फिर मैंने अलग से एक 2 रूम सेट का एक मकान ले लिया किराए पर, मैं अलग रहने लगा। एक दिन मैं सोनम को लेके घर पहुंचा। मेरे पिता मौजूद थे, मेरी मां मौजूद थी, परिवार के 1-2 लोग और मौजूद थे। मैंने अपनी मां को बताया कि मैंने इस लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली है, लेकिन समाज के सामने शादी का किया जाना आवश्यक है, और ये कहा कि अपनी बहू को आशीर्वाद दीजिए। मां ने एकदम झटक दिया, झिड़क दिया।
उसने कहा सवाल ही नहीं है कि ये बहू के रूप में मेरे घर में रहे। मुझे दोस्तों से ये पता लग गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है, और मुझे ये भी पता है कि सोनम की पहले शादी हो चुकी है। ऐसे में हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? हम इसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। आशीर्वाद देने से भी घर वालों ने मना कर दिया और झिड़क कर ये कह दिया कि तुम लोग घर से निकल जाओ, तुम्हें रहना हो, तुम घर के बेटे हो, रह सकते हो, लेकिन इसको बहू के रूप में हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद वो अपने उस किराए के मकान में सोनम को लेके चला गया। उसी तरह उसका दोस्त भी, जिसका नाम अनुज था, उसकी भी एक प्रेमिका थी रिनी। उसके साथ भी यही समस्या थी कि उसके घर वाले किसी भी कीमत पर रिनी को बहू बनाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। तो सारे इकट्ठा हो गए, एक ही समस्या वाले 4 लोग हो गए, एक तरह की समस्या वाले। योगेश, उनकी प्रेमिका सोनम, अनुज, उनकी प्रेमिका रिनी। कई दौर की बातचीत के बाद यही तय हुआ कि मां किसी कीमत पर नहीं मानेगी, घर वाले कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है मां को रास्ते से हटा दिया जाए। दूसरी समस्या उनके सामने थी कि इन सब के खर्चे के लिए पैसा, काम धंधा कोई करता नहीं था। योगेश इधर का उधर यही दिन भर किया करता था, लिहाजा उनको पैसे की भी दरकार थी। यह तय हुआ पहले कि चलेंगे, मां को कुछ क्लोरोफॉर्म जैसी चीज सुंघाई जाएगी, और मुझे पता है पैसा कहाँ कहाँ रखा जाता है, पैसा हम लोग वहां से निकाल लाएंगे और ऐश की जिंदगी फिलहाल जिएंगे। फिर इसमें मतभिन्नता हो गई कि नहीं, ऐसा करने पर फिर एफआईआर होगी और फिर पुलिस बंद कर देगी और फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे और शुरुआत में ही ये सब दिक्कत आ जाएगी, दुनिया भर की बातें। और ये बात दोनों महिलाओं की तरफ से आई, सोनम और रीनी की तरफ से। मतलब दोनों को, अनुज और योगेश को, इस बात के लिए उकसाया गया कि काम करो तो परमानेंट करो, टेम्परेरी काम का कोई फायदा नहीं। और ये तय हुआ कि योगेश की मां को रास्ते से हटाया जाएगा। 19 फरवरी 2021 की दोपहर 1 बजे पूरे प्लान के साथ ये चारों लोग घर में घुस गए। दरवाजा खटखटाया, मां ने दरवाजा खोला। सबसे पहले योगेश उसके भीतर गया, मां के पैर छुए, मां ने आशीर्वाद दिया। 2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद पीछे पीछे सोनम भी पहुंच गई। मां ने फौरन इसका कड़ा विरोध किया। मैंने मना किया था कि ये घर में नहीं आएगी, कैसे तुम लेके आ गए। थोड़ी देर बाद अनुज और रिनी भी भीतर आ गए। मां ने फिर इसका विरोध किया कि सब एक ही तरह के हो, सब एक ही दिमाग वाले हो, तुम भी इसके साथ आ गए, वो भी उसके साथ। मां को यह जानकारी थी और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना सुनते ही सबसे पहले योगेश ने मां को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर योगेश ही उसके सीने पर सवार होकर उसका गला दबाना शुरू किया। उसके काम में बाकी तीनों ने मदद की। अनुज ने दोनों पैर पकड़ लिए और एक महिला ने इस तरफ हाथ और एक महिला ने इस तरफ हाथ करके उन पर बैठ गई और करीब 5-7 मिनट गला दबाने के बाद योगेश की मां कंचन बिल्कुल निष्प्राण हो गई। हिला डुला के चारों ने चेक किया कि जिंदा तो नहीं है। फिर चारों ने उसको 2 हाथ 2 पैर करके उठाया
उठा के बाथरूम में ले जाके बाहर से सिटकनी लगा दी कि इस बीच में कोई आ न जाए। घर में कहाँ पर छोटे सामान जैसे हथौड़ी है, पेचकस है, ये सब कहाँ रखे हुए थे, ये योगेश को अच्छी तरह जानकारी थी। छोटी हथौड़ी और पेचकस, ये सब जो सामान, जो टूल्स होते हैं, टूल किट बॉक्स में रहते हैं, वो सब इकट्ठा करके एक एक करके सारी अलमारियों के ताले तोड़े गए। करोड़ों रुपए के गहने और लाखों रुपए कैश अलमारियों से निकाल लिए गए और अलमारी का सारा सामान बिखेर दिया गया। पूरे घर में सामान बिखरा हुआ था। जो भी छोटे मोटे बैग, पॉलीथीन के बैग, जो बाजार से सामान लाने के बाद जो बैग जो भी घर में मिले, सब ने अपना अलग अलग, चांदी सोने के जो बर्तन थे वो अलग बैग में, गहने उसके जो डिब्बे होते हैं उसको खाली करके गहने निकाल के वो अलग, पैंट की जेब में जो दोनों के आ सका उसके अलावा जितनी चीज़ें मिली वो सब छोटे छोटे पॉलीथीन के बैग में इकट्ठा करके चारों वहाँ से तेज चाल में, जिसे भागना कहते हैं, दौड़े तो नहीं लेकिन तेज चाल में मोहल्ले से बाहर हो गए। पुलिस भी इस पूरी कहानी को सुन के वो भी अचंभे में हो गई कि कैसे एक बेटे ने एक लड़की के लिए अपनी मां की इतनी नृशंस हत्या कर दी। पुलिस के सामने दिक्कत थी कि एविडेंस कैसे कलेक्ट किए जाएं। फॉरेंसिक यूनिट जो वहां एफएसएल की यूनिट, मोबाइल यूनिट है अलीगढ़ में, क्योंकि वो रेंज हेडक्वार्टर भी है, उन्होंने बहुत ढेर सारे फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा किए थे। खासकर जो अलमारियों के हत्थे थे, जो एक अलमारी में जो शीशा लगा हुआ था, जब उनको तोड़ा गया, खोला गया, वो फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए गए थे। पूछताछ में ये सब पूछ लिया गया कि किसने किसने दरवाजा खोला था, तोड़ा था, ताला तोड़ा था, सामान निकाला था, सामान बिखेरा था, क्या क्या सामान मिला था, ये सारी चीजें पूछ ली गई। अंदाज हो गया कि फिंगरप्रिंट जो उठाए गए हैं उनसे इनका मिलान हो जाएगा, ये मैच कर जाएंगे, इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। सीसीटीवी फुटेज आने के और जाने के वो भी मिल गए। अब सामान की रिकवरी के लिए पुलिस ने फिर चारों को बिठाया, एक एक करके बातचीत शुरू हुई, अलग अलग बातचीत शुरू हुई। किसी ने बताया बेच दिया है सुनार के यहाँ, फलां सुनार के यहाँ, किसी ने कहा कि नहीं फलां के घर में रखा हुआ है, किसी ने कहा कि फलां जगह गाड़ दिया गया है। जब बातें अलग अलग हुई तो फिर उनका वही हुआ जो होना चाहिए था। महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स ने मिलकर सोनम और रेनी को और बाकी जो हमारे मुस्टंडे सिपाही होते हैं उनने इन दोनों को, अनुज को और योगेश को, जब इनसे कड़ाई से पूछताछ हुई तो करीब 1 करोड़ के गहने अलग अलग जगहों से बरामद हो गए जो घर से लूटे गए थे। कैश कुछ तो खर्च कर दिया इन लोगों ने, लेकिन कुछ क्या काफी हिस्सा 80-90% कैश भी बरामद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में तो घर के पास की कोई फुटेज नहीं थी। ये पूछा गया कि साहब इतनी घनी आबादी में ये मोहल्ला है, इतने लोग आने जाने वाले हैं, तो ये शक नहीं हुआ कि दोपहर में कोई आ जाएगा। तो ये बताया गया कि रिनी को घर के बाहर खड़ा किया गया था। अगर कोई जान पहचान का आता हुआ दिखाई पड़ता तो वो मोबाइल को कान में लगाकर 3 बार जोर जोर से हेलो 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 कहती। भीतर ये बात कम्युनिकेट हो जाती कि कोई आया हुआ है और फिर सब लोग वहां पर सतर्क हो जाते, छिप जाते, या जो इन लोगों ने तय किया होगा। दिमाग लगा के ये किया गया कि अगर कोई लड़की बाहर फोन कान में लगाकर हेलो हेलो करेगी तो किसी को ये नहीं लगेगा कि ये गैंग का पार्ट है,
कोई भी कर सकता है। तमाम लोग सड़क पे चलते चलते आवाज़ कम सुनाई पड़ती है, कुछ लोग ज़्यादा जोर से बोलते भी हैं। तो ये तय किया गया कि बाहर से वो हेलो 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 3 बार करेगी, समझ में आ जाएगा कि कोई जानने वाला भीतर की तरफ आ रहा है। सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके, सारे इन्वेस्टिगेशन के जो एविडेंस थे वो रिकॉर्ड करके, कंचन के बेटे योगेश, उसकी तथा कथित पत्नी सोनम, योगेश का दोस्त अनुज और प्रेमिका रिनी, इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके इनको 21 फरवरी 2021 को जेल भेज दिया गया। आज की घटना, एक बेटे ने अपनी मां की हत्या इसलिए कर दी कि उसकी मां बेटे की प्रेमिका को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर रही थी, इसलिए मां को मार डाला। एक लड़की के लिए मां की हत्या, उस मां की हत्या जिसने पैदा किया, परवरिश की, बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई करवाई और समाज में सिर उठाकर चलने का शऊर सिखाया, उस मां की हत्या उसी बेटे ने कर दी। मां बाप की गाढ़ी कमाई भी लूट ले गए ताकि प्रेमिका पर उसे खर्च किया जा सके। प्रेमिका पर उड़ाने के लिए मां बाप की गाढ़े कमाई को लूट लिया। मतलब प्रतिशोध, वो भी मां से, बाप से, भाई से, ससुर से, दोस्त से, इनसे तो प्रतिशोध की बातें आती रही हैं क्राइम में सामान्य रूप से, लेकिन मां से प्रतिशोध ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। ढेर से क्राइम की घटनाएं मैंने भी आपको बताई हैं, लेकिन ये थोड़ा रेयर है। मां और बेटी की जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, बाकी लोगों से संबंधों की बॉन्डिंग से थोड़ा डिफरेंट होती है। इसीलिए थोड़ा सा अजीब लगता है जब ये पता लगता है कि बेटे ने मां की हत्या कर दी, और तब और अजीब लगता है जब ये पता लगता है कि मां ने बेटे की हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में निश्चित रूप से संस्कारों की कमी रही है, जरूर रही है। अगर योगेश को बेटे वाले संस्कार मिले होते, पता होते, सीखे होते, बताए गए होते, समझाए गए होते, तो वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। मां बाप की इज्जत करने के संस्कार होते तब भी वो ऐसा नहीं कर सकता था, पर ऐसा हुआ। मेरी समझ में सिर्फ यही बात आती है कि संस्कारों की कमी। मां बाप ने सब कुछ दिया होगा, सारी जिद पूरी की होगी, सब पैसे दिए होंगे, जरूरत का सामान दिया होगा, जब जो जिद की होगी वो पूरी की होगी, लेकिन संस्कार की कमी जरूर रही होगी। वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ न कुछ जरूर रहा होगा। और उस मां के लिए, मां को 2 लाइन में किसी ने परिभाषित किया है कि हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। मां के लिए कहा है कि हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वो एक अभिलाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। 2 लाइनों में इससे बढ़िया मां के लिए नहीं कहा जा सकता। वही मां जिस मां की हत्या योगेश ने कर दी। मुझे हमारे ज़माने का, उस ज़माने में जब हम लोग 5th 6th में पढ़ते थे, टीवी नहीं थी, सिर्फ रेडियो थे, और प्रयागराज में जब दशहरा होता है तो उस समय चौराहों पे हजार लाउड स्पीकर लगते हैं। जो भी लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं वो जानते हैं। दशहरा वहाँ का
बहुत ही बड़ा दशहरे में रामदल निकलते हैं। पूरी पूरी रात खचाखच भरी हुई शहर की सड़कें होती हैं। पजावा पत्थरचट्टी के मेले में तो लोग धक्के से आगे बढ़ते हैं। मुट्ठीगंज से शुरू होके और चौक तक खाली खड़े खड़े देखते जाते हैं, पीछे के धक्के से वो आगे बढ़ते रहते हैं। वहाँ एक गाना बहुत बजता था, रेडियो पर भी बहुत सुना था। पता नहीं अब की पीढ़ी ने वो सुना है कि नहीं सुना है। ये 1968 की फिल्म थी राजा और रंक। बहुत फेमस फिल्म थी उस जमाने में। उस जमाने में जो साधन था मनोरंजन का वो सिर्फ फिल्में थीं। बड़े बड़े थिएटर हुआ करते थे, बड़े बड़े सिनेमा हॉल हुआ करते थे, और सिनेमा हॉल में ही फिल्म देखना एक साधन था। बहुत बाद में वो कैसेट वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स आए। बहुत बाद में टीवी आई। 84-85 में इलाहाबाद या प्रयागराज में टीवी आई थी। तो उस जमाने का ये गाना था, लता मंगेशकर जी ने गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आनंद बख्शी ने लिखा था कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ। मैं इसका लिंक कम्युनिटी पर शेयर कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। जिसने कभी नहीं सुना है वो सुनेगा तो जरूर माँ के प्रति उसकी जितनी भी आस्था, इज्जत या विश्वास है वो जरूर याद आएगा। किस्सा कोई परिवार के लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप बच्चों को पूरा प्यार दीजिए, जितना उनका हक है उससे भी ज़्यादा दीजिए। उनकी सभी वाजिब ज़रूरतें पूरी करिए, सारी सुविधाएं दीजिए, पर संस्कारों से समझौता मत करिए। संस्कारों का पाठ जरूर पढ़ाइए। माँ बाप की इज्जत, बड़ों की इज्जत, उसके मायने क्या हैं ये जरूर समझाइए। एक काउंसलर हैं यहाँ अमृता दास जी, लखनऊ में, बहुत फेमस काउंसलर हैं, और सारे बड़े स्कूल्स में जब 8th पास करके बच्चे 9th में जाते हैं, अलग अलग स्ट्रीम चुनते हैं, कोई कॉमर्स में, साइंस में, आर्ट्स में, या 10th पास करके इंटरमीडिएट में जाते हैं, तो कॉलेज वाले अमृता दास जी को बुलवाते हैं काउंसलिंग के लिए। सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एक साथ एक हॉल में इकट्ठा होते हैं। मैं भी अपने दोनों बच्चों की, अमृता दास की इस काउंसलिंग को मैंने अटेंड किया। ला मार्टिनियर में अपनी बेटी के लिए और सेंट फ्रांसिस में अपने बेटे के लिए। वो बहुत अच्छी बात, उनकी एक बात जो मुझे कभी नहीं भूलती और आज भी याद है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पारिवारिक फंक्शन में जरूर ले जाएं, छोटे बच्चों को जो आपके 10, 11, 12 साल के हैं, क्योंकि वो वहीं जाना सबसे अधिक रजिस्ट करते हैं। छोटे फंक्शन में जो सिर्फ आपका परिवार हो, मुंडन संस्कार है, खतना है, आपका नामकरण संस्कार है, बच्चों का जन्मदिन है, जो परिवार के तिलक है, बरीक्षा है, गोद भराई है, क्योंकि शादी में तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो इस तरह के जो छोटे फंक्शन पारिवारिक हैं जिसमें आपके रिश्तेदार होंगे, उसमें बच्चों को इंटरैक्ट कराइए, बुआ से, मौसी से, फूफा से, मौसा से, ताऊ जी से, चाचा जी से, उनके बच्चों से, उनसे इंटरैक्ट कराइए। और जब उस संस्कार में भाग लेंगे बच्चे तो पूछेंगे कि भाई ये पैर क्यों छू रहे हैं लड़की के। अगर वो जो हम लोगों के यहाँ रिवाज है पाँव पूजने का, तो आप उनको बताएंगे बच्चियों के पैर छुए जाते हैं, पाँव पूजे जाते हैं। मुंडन है तो वो इसके बाल क्यों काटे जा रहे हैं, सब तो बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा है। 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में ये मुंडन कराया जाता है किसी धार्मिक स्थल पे जाके। दूसरे धर्म में और जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं वो क्यूरियोसिटी होती है बच्चों की। अमृता दास कहती हैं कि उस क्यूरियोसिटी को जब आप उसी एज में पूरा करेंगे तो उनको फैमिली फंक्शंस क्यों होते हैं, परिवार क्यों इकट्ठा होता है, उसके साथ के जो उस उम्र के भाई बहन हैं वो क्यों आते हैं, फिर कब मिलेंगे,
ये संस्कार उनके दिमाग में बचपन से आ जाएंगे। अमृता दास जी भी आज भी हैं, उनका बहुत बड़ा कैरियर काउंसलिंग सेंटर है आईटी कॉलेज के पास। मैं नए बच्चों को, जो पेरेंट्स कभी हमारे जानने वालों में आते हैं, तो उनसे कहता हूं कि आप उनके यहाँ काउंसलिंग कराएं। वो बच्चों के दिमाग को अपनी टीम से रीड भी करती हैं और बच्चों को आगे का रास्ता बताने के लिए कि भाई ये साइंस की स्ट्रीम के लिए फ़िट है, ये इंजीनियरिंग के लिए फ़िट है, ये इसको एयर होस्टेस का कोर्स करा दीजिए, इसको इस तरह से करीब 125 अलग अलग जो कोर्सेज हैं देश में, किस कोर्स में इसको करा दीजिए कि आगे चल के ऐसा अमृता दास जी बताती हैं। तो ये उनकी छोटी बात संस्कारों के सिलसिले में मेरे मन में घर कर गई। मैं सबको बताता हूँ, क्योंकि बच्चे इसी फंक्शन में जाने को अवॉइड करते हैं। आप चली जाइए, हम नहीं जाएंगे, हमें पढ़ना है, कल टेस्ट है, फलाना है, ढिकाना है, दुनिया की बातें, दोस्त के यहाँ जाना है। और अगर आप बच्चों में इस घरेलू, छोटे छोटे घरेलू फंक्शन जो होते हैं, बहुत छोटे वाले, शादी ब्याह या जिसमें बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें जाने का नहीं, जाना तो चाहिए, लेकिन उसका इन संस्कारों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इस तरह के संस्कारों में छोटे, जो इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, इसमें बच्चों को जरूर ले जाइए। उनमें अपने आप इनकलकेट होगा लोगों के प्रति श्रद्धा, सोसाइटी में क्या होता है, अपने परिवार में किस तरह के फंक्शन होते हैं, क्यों होते हैं, क्या उसकी बॉन्डिंग है, ये सब बच्चे जान जाएंगे। आशा है मेरी इस बात से आप सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।